नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। 27-28 तारीख के बाद आज 8-7 दिन के गैप के बाद हम मिल रहे हैं। एक्चुअल में आरजेएस मेंस का एग्जाम होने के बाद मैं 5 से 7 क्लास एडवांस रिकॉर्डेड करके रखना चाहता था ताकि आपको फिक्स टाइम पे क्लासेज मिल सके। और आकृति मैम का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पढ़ के लिए इंटरव्यू है अभी 15 सितंबर से 30 सितंबर के शेड्यूल में। वो भी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। अब से रेगुलर शाम को 8 बजे मेरी क्लास आपको मिलेगी। उससे पहले शाम को 6 बजे सीआरपीसी की क्लास डेली अपलोड होगी। मैं ग्रुप पे भी अभी टाइम टेबल डाल दूंगा, आगे से टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी मैं ही देखूंगा आप लोगों का। तो क्लास शुरुआत करते हैं। 40 से 44 तक का एक बंच है। इस सेक्शन को जब हम सेक्शन 40 से 44 को पढ़ते हैं तो एक बंच के रूप में पढ़ना होता है और ये बताता है जजमेंट की रिलेवेंस कि जजमेंट कब रिलेवेंट होता है। और अभी आरजेएस मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा गया था जो सेक्शन 43 से संबंधित था। और जो मैंने 5 प्रैक्टिकल आंसर मॉडर्न आंसर बताए थे उनमें भी उस क्वेश्चन को एजिटेट कराया था, वहीं से वो क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44 में एक बार आपको बता चुका हूं हाईआर्ची के रूप में डायग्राम समझा के कि कब जजमेंट रिलेवेंट होते हैं। अब इंडिविजुअल को देखते हैं। सेक्शन 40 क्या कहता है? सेकंड वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है कि अगर आप किसी वाद के बाद उसको सेकंड वाद के रूप में सुन रहे हो, उसी मैटर को जो पहले वाद में विवादक था, या किसी मामले का ट्रायल हो चुका उसको दोबारा ट्रायल कर रहे हो, तो वहां पूर्व का जजमेंट होता है जो पूर्व निर्णय वो रिलेवेंट होता है। कहां हम एक मामले को डिसाइड होने के बाद दोबारा नहीं सुनते, ऐसे प्रोविजन किए गए हैं। आप पढ़ोगे सीआरपीसी का सेक्शन 300 देखोगे, वहां डबल जियोपार्डी लिखा है। डबल जियोपार्डी एक कंसेप्ट है, दोहरे दोष सिद्ध से संरक्षण। इसको क्या बोलते हैं? दोहरे दोष सिद्धि से संरक्षण। की एक बार किसी मैटर पर कोई मामला सुना जा चुका है और कोर्ट ने दोष सिद्ध और दोष मुक्त दोनों में से कुछ भी कर दिया, या तो दोष सिद्ध कर दिया या दोष मुक्त कर दिया, तो ऐसे दोष मुक्त और दोष सिद्धि के प्रवर्त रहते हुए उसी मैटर पर दोबारा नहीं सुना जाता। और 3 अपवाद उसी 300 के अंदर दे रखे हैं, 302, 3, 4 ये अपवाद दे रखे। तो अगर कोई मैटर पर एक बार सुना जा चुका है, कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और उसी सब्जेक्ट मैटर को दोबारा कोर्ट में लेके कोई पार्टी आई है, तो वहां पूर्व जजमेंट रिलेवेंट होता है। क्रिमिनल में सीआरपीसी 300 के जैसी एक आपको सेक्शन पढ़ने को मिलेगा, सीपीसी में सेक्शन 11, जिसको रेस जुडिकेटा कहते हैं। रेस जुडिकेटा में भी यही कहते हैं कि एक मामला तो किसी कोर्ट के किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा सुना गया, पक्षकारों के अधिकार निश्चय कर दिए और वो मामला अंतिम रूप से डिस्पोज हो गया, तो वो उसी मैटर को लेकर आप दोबारा कोर्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको अगर कोई मामला जो सुना जा चुका है उसी सब्जेक्ट मैटर को दोबारा सुना जा रहा है, तो वहां सेकंड वाद का विचारण, सेकंड वाद को कोर्ट को ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेकंड वाद में आगे विचारण में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सीपीसी का सेक्शन 11 तो ग्रहण करने से रोकता है। सेक्शन 10 कहता है कि अगर आपने वाद ग्रहण कर लिया तो आगे ट्रायल नहीं करना है। तो ये बता रहा है कि किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का एग्जिस्टेंस जो किसी न्यायालय को किसी वाद का संज्ञान लेने से, संज्ञान क्या होता है? जब कोर्ट के सामने पूरा मैटर पुलिस के द्वारा पेश किया जाता है, क्योंकि हम क्रिमिनल एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सिविल में वाद पत्र के तथ्यों के आधार पर संज्ञान लिया जाता है। क्रिमिनल मैटर में जब पुलिस के द्वारा चार्जशीट पेश की जाती है तो मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक विवेक के आधार पर डिसीजन करता है कि क्या मुझे इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ता है तो वो संज्ञान लेकर और समन या वारंट इश्यू कर देता है, प्रोसेस इश्यू कर देता है। तो उस स्टेज को कॉग्निजेंस कहा जाता है, जब आप पुलिस के द्वारा प्राप्त चार्जशीट पर आगे बढ़ने का निर्णय करते हो न्यायिक विवेक के आधार पर। तो किसी ऐसे निर्णय या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद का संज्ञान लेने से
या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है। कि कोई ऐसा जजमेंट है जो किसी न्यायालय को किसी वाद का कोग्निजेंस लेने से या किसी सूट का ट्रायल करने से लॉ द्वारा बार्ड करता है। लॉ कहां बार्ड करता है? सीआरपीसी का 300, सीपीसी का सेक्शन 10 और 11। ऐसे आप सीपीसी में ऑर्डर 2 का रूल 2 देखोगे, ऑर्डर 9 का रूल 9 देखोगे, ऑर्डर 22 का रूल 9 देखोगे, ऑर्डर 23 का रूल 1 देखोगे, 3 ए देखोगे। ये सब कहता है नया वाद संस्थिति नहीं होगा। ठीक है, कोई मामला एक बार सुन चुका है तो कोर्ट वहां मना कर देता है, नया वाद चलेगा ही नहीं। तो यह कह रहा है कि अगर कोई ऐसे मामला कोर्ट के सामने आया है जिसमें ऑब्जेक्शन ये है कि ये मामला पहले सुना जा चुका है, इसलिए आप संज्ञान नहीं ले सकते, या विधि का कोई प्रोविजन है जो उसको संज्ञान लेने से मना कर रहा है, तो वहां आप पूर्ण निर्णय के आधार पर उसका संज्ञान लेने से मना कर सकते हो। तो किसी ऐसे निर्णय, डिग्री या आदेश का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद का संज्ञान लेने से या आगे विचारण करने से, संज्ञान के बाद आगे की स्टेज विचारण ही होती है, तो आगे विचारण और विचारण का अंतिम परिणाम होता है जजमेंट, जिसको आप दोष सिद्धि या दोष मुक्ति में दे सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। तो कोई ऐसा जजमेंट जो किसी वाद का संज्ञान लेने या उसका विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है जब न्यायालय के सामने प्रश्न यह हो कि क्या न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या विचारण करना चाहिए। जैसे आपके और मेरे बीच में मारपीट हो चुकी है और उस मारपीट के आधार पर आप केस लेके आए 323 के लिए आईपीसी में कि मैंने आपकी उपपत्ति कारित किए, 2-4 थप्पड़ वगैरह 2-4 लाते वगैरह मारी है, साधारण उपपत्ति कारित की है, तो 323 में मेरे ऊपर केस चला। बाद में आप उसी तथ्य के आधार पर एक और केस लेके आते हो कि इसने हम पर हमला किया, ठीक है, और हमला करके वो और उपपत्ति कारित कर दी 325। तो आप सेम फैक्ट पर दोबारा वाद नहीं लेके आ सकते। एक वाद, एक ही फैक्ट के आधार पर एक ही वाद लेके आ सकते हो और उसी के आधार पर आपका ट्रायल होके जजमेंट हो चुका है, फिर आप सेम फैक्ट के आधार पर नया वाद नहीं ला सकते। सीआरपीसी का सेक्शन 300 इसको मना करता है और सीपीसी में 10 और 11 मना करता है। बाकी ऑर्डर में भी आपको बता दिया 2, 2, 9, 9, 22, 9 है, 23 का रूल 1 और 3 है। ये सब चीजें निवारित करती है नया वाद लाने। तो जहां एक मामला सुन चुका है कोर्ट, जजमेंट आ चुका है, वापस उसी फैक्ट पर नया वाद आता है तो कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, या संज्ञान ले लिया है तो आगे ट्रायल नहीं करेगा, क्योंकि पूर्व निर्णय यहां पर रिलेवेंट हो जाता है सेक्शन 40 में। ठीक है, अब सेक्शन 41 वेरी इंपोर्टेंट है। सेक्शन 41 को वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना भाई। 4 अधिकारिता को बताएगा। 4 ज्यूरिडिक्शन में कोई जजमेंट आया है तो वो जजमेंट रिलेवेंट होता है। प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता में किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। 4 अधिकारिताएं हैं, चारों अधिकारिताओं को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि किसी कंपिटेंट कोर्ट ने, किसी सक्षम न्यायालय ने क्या किया, प्रोबेट विषयक अधिकारिता। प्रोबेट क्या होता है? जो हम मरने से पहले अपने आगे की जो संतान संतति होती है, बेटे बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, उन परिजनों में जीते जी ही अपनी संपत्ति का डिस्पोज ऑफ कर देते हैं वसीयत के द्वारा, और जब हम मर जाते हैं तो वो वसीयत प्रभावी होती है। तो उस वसीयत को कोर्ट में साबित करना पड़ता है। जब वसीयत कोर्ट में साबित हो जाती है तो कोर्ट उसी वसीयत को एज ए जजमेंट के रूप में पारित कर देता है। उस वसीयत को क्या कहा जाता है? जो कोर्ट से साबित हो जाती है उसको प्रोबेट कहते हैं। तो किसी कंपिटेंट कोर्ट ने प्रोबेट विषयक अधिकारिता में, विवाह विषयक अधिकारिता में कि शादी वैलिड थी, इनवैलिड थी, तलाक हो गया था, तो विवाह विषयक अधिकारिता में कोई जजमेंट दिया है। नावाधिकरण विषयक अधिकारिता में, जो पानी में जहाज वगैरह चलते हैं उनसे संबंधित किसी मामले में जजमेंट दिया है। नावाधिकरण मतलब नेवल, नौसेना के जो मामले होते हैं, समुद्र के अंदर जो जहाज वगैरह का डिस्प्यूट होते हैं, उस अधिकारिता में कोई जजमेंट दिया है। किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया नहीं किया, दिवालिया विषयक अधिकारिता में 4 हो गई। पहली प्रोबेट होगी, दूसरी विवाह होगी, तीसरी नावाधिकरण होगी, 4th दिवाला विषयक होगी। इस चारों अधिकारिताओं के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, अंतिम आदेश, अंतिम डिग्री,
जो किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति से, या तो किसी व्यक्ति को कोई हैसियत प्रदान करती है या किसी व्यक्ति से कोई विधिक हैसियत प्रदान करती है या कोई विधिक हैसियत ले लेती है, या जो सर्वत्र न कि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध, मतलब सारी दुनिया के विरुद्ध, किसी पर्सनल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। जो सेक्शन 41 में जो भी जजमेंट आते हैं वो सर्वबंदी निर्णय होते हैं। अभी चर्चा करूंगा सर्वबंदी निर्णय क्या होता है। तो जो सर्वत्र न कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध, मतलब सारी दुनिया के विरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी ऐसी हैसियत का हकदार बनाती है या विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत है जब ऐसी विधिक हैसियत का या किसी चीज पर किसी व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है। क्या कोई व्यक्ति कोई विशिष्ट विधिक हैसियत रखता है या कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट चीज का हकदार है, ये बात अगर न्यायालय के सामने क्वेश्चन है किसी जजमेंट में, तो वहां इन 4 अधिकारिताओं में दिया गया निर्णय सुसंगत हो जाता है, जो उस बात से रिलेवेंट है, उस बात से मिलता जुलता है। जैसे कि क्या मैं संविदा करने का हकदार हूं, मैंने किसी के साथ संविदा की कि आप मेरी इंस्टीट्यूट डिलीवर लॉ के लिए पढ़ाओगे, अगले 1 साल के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए का बल्क में पेमेंट दूंगा, आप 1 साल मुझे सेवाएं दोगे। अब इस संविदा में क्या मैं संविदा करने के लिए सक्षम था? दिवालिया व्यक्ति किसी भी प्रकार का विधिक हैसियत नहीं रखता, वो संविदा नहीं कर सकता। तो यहां सामने वाला व्यक्ति इस आधार पर वाद ला सकता है कि यह संविदा शून्य है, और किस आधार पर शून्य है कि मैं दिवालिया व्यक्ति हूं। तो अब यहां यह बात है कि क्या मुझे कोर्ट के सामने क्या मैटर है कि क्या मैं संविदा करने में सक्षम हूं। तो यहां मेरा दिवालिया होना एक विधिक हैसियत को समाप्त करता है कि मैं किसी प्रकार की लीगल एंटिटी नहीं रखता। दिवालिया व्यक्ति किसी प्रकार की लीगल एंटिटी नहीं रखता, ना वो चुनाव लड़ सकता है, ना संविदा कर सकता है, किसी प्रकार की विधिक हैसियत नहीं कर सकता, ना उसके नाम कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, ना वो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। दिवालिया वो व्यक्ति हो जाता है जो सरकार की निगाह में कोर्ट के तरफ से बिल्कुल दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। एप्लीकेशन लेके आता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर उसके जो भी लेनदार होते हैं उनका कर्जा चुका दिया जाता है, वो व्यक्ति सदा के लिए लीगल एंटिटी खो देता है। तो अब ये हैसियत है कि मेरी विधिक हैसियत संविदा करने की है या नहीं। जब ये मामला कोर्ट के सामने प्रसंगत है, तो मेरे को अगर किसी कोर्ट ने दिवालिया घोषित किया था, तो दिवालिया वाली अधिकारिता में कोई जजमेंट दिया था, तो वो जजमेंट रिलेवेंट है कि मैं दिवालिया हूं या नहीं हूं। ठीक है। अब मैंने एक शादी की, मेरी पहले ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है ऐसा प्रिज्यूम करके चले, और मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। अब ये मामला उठता है, दूसरी पत्नी वाद लाती है कि इसने पहले विवाह को छिपाकर मेरे से दूसरा विवाह किया है। अब मेरा विवाह जो सेकंड विवाह हुआ है उसकी लीगलिटी का प्रश्न है, और मेरे पे वो वाद लेके आई है कि इसने द्विविवाह किया है पहले विवाह को छिपाकर। ठीक है। आईपीसी का सेक्शन 494 495 में देख लेना, दोनों में से एक में ये सेक्शन होगा, द्विविवाह का मामला। अब ये मामला कि क्या पहले विवाह विषयक अधिकारिता में मेरा तलाक हो चुका है या अभी मेरा वैलिड विवाह है। अगर कोर्ट ने मेरे पूर्व विवाह को तलाक कर दिया है, तलाक की डिग्री पारित कर दी है, तो मैंने सेकंड विवाह किया है वो वैलिड हूं, मैं उस वाद से बच जाऊंगा कि मैंने पहले विवाह के तलाक होने के बाद सेकंड विवाह किया है। तो इन 4 अधिकारिताओं में आपको विधिक हैसियत प्रदान की जाती है, कोई चीज का हकदार घोषित किया जाता है। ठीक है। तो वहां पर जहां ऐसे विधिक हैसियत या किसी चीज का हकदार होने का मामला कोर्ट के सामने प्रसंगत है, तो वहां आपके जजमेंट की रिलेवेंसी जो इन 4 अधिकारिताओं में पूर्व में दी है वो रिलेवेंट हो जाता है। और ऐसे जजमेंट निश्चयक सबूत है। जब मैं धारा 4 पढ़ा रहा था आपको, तब आपने पढ़ा था कंक्लूसिव प्रूफ, वहां मैंने सेक्शन 41, 112, 113 की चर्चा की थी। यह 41 में क्या कह रहा है कि ऐसा जजमेंट, डिक्री या आदेश जो इन 4 अधिकारिताओं में दिए गए हैं, इस बात का निश्चयक सबूत होता है किसका, इन 4 बातों का जो नीचे दी है। अगर विधिक हैसियत प्रदान की है तो जब ऐसा जजमेंट हुआ था तब से वो विधिक हैसियत वो व्यक्ति रखता है। अब पहले मैं आपको समझा देता हूं सर्वबंदी निर्णय क्या हो। सर्वबंदी निर्णय इंग्लिश में बोला जाता है जजमेंट
इन रेम, जजमेंट इन रेम। सर्वबंदी निर्णय का मतलब होता है, सर्वबंदी निर्णय ऐसे जजमेंट को कहते हैं जो न केवल वाद के पक्षकारों को बाध्य करता है अपितु संसार के प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध आबद्धकारी होता है। जैसे मेरे और आपके बीच में प्रॉपर्टी विवाद है, जजमेंट आपके पक्ष में आया तो केवल वो प्रॉपर्टी आपके पास है, मेरे विरुद्ध जजमेंट आया तो मैं और आप इस जजमेंट से प्रभावित हुए। पर एक मेरे लिए ये जजमेंट आया कि मैं आज से तलाकशुदा व्यक्ति हूं, ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में मेरे विरुद्ध सर्वबंदी निर्णय के रूप में लागू होगा। अब मेरी हैसियत तलाकशुदा है, नया विवाह करना है नहीं करना है, या कोई बच्चा है जो तलाक में मुझे मिला है उसका लीगल वारिस के रूप में, मतलब मेरा वो लीगल वारिस के रूप में है, ये सारी एंटिटी सर्वबंदी निर्णय के रूप में लागू होती है। तो सर्वबंदी निर्णय, जजमेंट इन रेम किसको कहा जाता है? ऐसा निर्णय जो न केवल वाद के पक्षकारों को अपितु पूरे संसार के प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध आबद्धकारी होता है, वो जजमेंट क्या कहलाता है? सर्वबंदी निर्णय। अब जैसे आपके मेरे बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चला, आपने साबित कर दिया कि आपका प्रॉपर्टी पे अच्छा पोजीशन है, इसलिए आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो, या आपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए, डॉक्यूमेंट के आधार पर मालिक हो गए। ये मेरे आपके बीच में जजमेंट था। बट कोई सेकंड व्यक्ति आपके खिलाफ जजमेंट लाता है, जैसे रवि आपके खिलाफ जजमेंट लेके केस लेके आया कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मैं हूं, जिसका जजमेंट आपके पक्ष में कोर्ट का ऑलरेडी आ चुका है। मेरे और आपके बीच में बाद में आपके पक्ष में वो डिसाइड हो गया। रवि लेके आया तो रवि ने साबित कर दिया कि वो 12 साल से ज्यादा से इस पर एडवर्स पोजीशन रखे हुए और एडवर्स पोजीशन के आधार पर इस संपत्ति का हकदार है। तो अब उस मामले में कोर्ट ने रवि के पक्ष में जजमेंट दे दिया। तो देखो, आपके पास जो प्रॉपर्टी आपने मेरे से ली थी वो रवि पर बाध्यकारी नहीं है जजमेंट। रवि अपनी किसी भी लीगल एंटिटी के आधार पर, किसी भी राइट के आधार पर, पोजीशन के आधार पर वो कोर्ट में आकर उस प्रॉपर्टी को आपसे कोर्ट के थ्रू प्राप्त कर सकता है, जीत सकता है। पर मेरे और आपके बीच में बाद में जितने बेटर जजमेंट दिया सिविल मामले में, संभावित तो देखते हैं कि किसके पक्ष में झुकाव ज्यादा है। जिसके पक्ष में झुकाव ज्यादा होता है एविडेंस का, उसके पक्ष में जजमेंट आता है। जबकि क्रिमिनल मामलों में आपको एकदम साबित करना होता है निसंदेह रूप से कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। अगर थोड़ा बहुत भी संदेह है कि इसने किया है या नहीं किया, तो वहां अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो सर्वबंदी निर्णय हर व्यक्ति के विरुद्ध लागू होता है। और दूसरा होता व्यक्तिबंदी निर्णय, या जिसको जजमेंट इन पर्सोनम कहा जाता है, वो केवल वाद के पक्षकारों को ही प्रभावित करता है। धारा 41 के अब ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि किस किस चीज का ऐसे जजमेंट, आदेश या डिग्री किस बात का निश्चायक सबूत है कि ऐसे जजमेंट, डिग्री या आदेश से कोई विधिक हैसियत जो ऐसा जजमेंट, डिग्री या आदेश प्रदत्त करता है उस समय प्रोद्भूत हुई थी। प्रोद्भूत का मतलब उत्पन्न होना। उस समय प्रोद्भूत हुई थी जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिग्री परिवर्तन में आई थी। जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिग्री दिया गया था तब से आपको वो विधिक हैसियत मिली थी। या कोई विधिक हैसियत जिसके लिए किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है। जैसे विधिक हैसियत की विल थी, कोर्ट में साबित होगी प्रोबेट, और आपको प्रोबेट में कोर्ट का जजमेंट आया कि विल के अनुसार आपको 500 एकड़ पे बनी हुई बड़ी हवेली के हकदार आप हो, तो आपको विधिक हैसियत मिल गई कि आप उस बड़ी हवेली के हकदार हो गए जो अंग्रेजों के समय बनी थी और 5000 करोड़ की मूल्य रखती है। तो कोई विधिक हैसियत जिसके लिए किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है, उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुई थी जो समय ऐसे निर्णय द्वारा घोषित है कि उस समय वह व्यक्ति को प्रोद्भूत हुई थी। तो जिस दिन वो प्रोबेट वाला जजमेंट आया था उस दिन से वो उस विधिक हैसियत को धारण करता था। ये इस बात की निश्चायक सबूत है। कोई विधिक हैसियत जिसे वह किसी व्यक्ति से ले लेती है उस समय खत्म हुई थी। जैसे दिवालिया घोषित कर दिया तो उसकी लीगल एंटिटी खो दी, विधिक हैसियत खो दी।
अब उसके नाम जो भी प्रॉपर्टी थी दिवालिया व्यक्ति के कि वो सारी सेल हो जाती है, तो अब वो कोई किसी प्रकार की लीगल एंटिटी नहीं रखता। तो कोई विधिक हैसियत जिसे वह किसी व्यक्ति से ले लेती है उस समय खत्म हुई थी जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री घोषित हुआ था। उस समय से जब वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म होनी चाहिए, तो जब ऐसे जजमेंट, डिक्री या आदेश घोषित हुआ उस समय से ऐसी लीगल एंटिटी खत्म हो गई थी। और की कोई चीज जिसका किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है, जैसे नाबाधिकरण विषयक में मान लो कि कोई विवाद है आपस का, और इसे विवाद में एक नाव वगैरह का जो भी एरिया है उस एरिया का में नाव चलाने के लिए किसी को हकदार घोषित किया, किसी चीज को जो उस जजमेंट में किसी व्यक्ति के पक्ष में पारित की, तो उस समय से वह संपत्ति उसकी थी जब ऐसा निर्णय या आदेश दिया गया था जिसमें उसके पक्ष में उस चीज को हकदार, उस चीज का हकदार उस व्यक्ति को घोषित किया था। तो धारा 41 मेंस के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इट एज आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। कोई विधिक हैसियत जो वह जजमेंट प्रदत्त करता है उस समय प्रोद्भूत हुई थी जब ऐसा निर्णय, जजमेंट या आदेश परिवर्तन में आया। ऐसा कैसा है आप 4-4 5-5 बार बोलोगे, लर्न हो जाएगी। धारा 42, तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी। धारा 40 में क्या देखा था? 40 में कहा था कि पूर्व निर्णय कब सुसंगत है? जब वो नया वाद लाने से या विचारण करने से रोकता है। धारा 41 पढ़ी, इसने कहा कि 4 अधिकारिता में कोई जजमेंट दिया है वो रिलेवेंट है सर्वबंधी निर्णय होने के कारण, और न केवल रिलेवेंट है बल्कि कंक्लूसिव प्रूफ भी है निश्चायक सबूत की। धारा 42 बताएगी कि धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश और डिक्री की सुसंगति और उनका प्रभाव क्या हो, कि वे निर्णय, वे आदेश, वे डिक्रियां जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न है, इन 4 अधिकारिताओं से भिन्न कोई भी निर्णय, जजमेंट या डिक्री यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है, क्या बता रहा, पब्लिक नेचर की किसी बात से संबंधित है तो वे सुसंगत है। किंतु ऐसे निर्णय और आदेश, डिक्रियां उस बात की निश्चयक सबूत नहीं है जिनका वह कथन करती। कि अगर वो धारा 41 से भिन्न कोई भी डिक्री, आदेश या निर्णय दिया गया है, अगर वो लोक प्रकृति के किसी बात से संबंधित जजमेंट है, लोक प्रकृति का कोई अस्तित्व का, अधिकार का अभिवचन उस निर्णय में किया गया है, तो वो रिलेवेंट है, पर केवल रिलेवेंट है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है उस बात का जिसका वो कथन करता है। तो केवल पब्लिक नेचर की अगर कोई बात किसी जजमेंट में कही गई है तो वो रिलेवेंट होती है। दृष्टांत आपको बहुत आसानी से इस बात को क्लियर कर देगा कि क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता। क किस बात के लिए वाद लाता है? कि ख नामक व्यक्ति पे वाद लाता है कि ख नामक व्यक्ति ने क्या किया, ये क की प्रॉपर्टी थी और ख नामक व्यक्ति ने इसमें घुस गया, अतिचार किया। तो क अपनी भूमि पर अतिचार करने के लिए ख पर वाद लेकर आया। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार के अस्तित्व अभिकथित करता है। ख क्या कहता है कि ये भूमि क की है ही नहीं, ये तो पब्लिक राइट है इस भूमि पे, ये तो सरकार की भूमि है, पब्लिक अधिकार है। लोक अधिकार का वो कथन कर रहा है कि इस गली में से आने जाने का सबको अधिकार है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। पर क डिनाई करता है। क क्या कहता है ऐसे वाद में कि नहीं नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा निजी प्लॉट। अब क द्वारा गे के विरुद्ध उस भूमि पर अतिचार के लिए वाद लाया गया था। क की जो ये प्रॉपर्टी थी, इसी में ओके पहले गे गुजरता था और क ने गे के ऊपर केस लाया था, जिसमें गे ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था। गे ने क्या कहा था, वही बात कही थी कि इस प्रॉपर्टी पर तो लोक अधिकार है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तो सरकारी सड़क है, इस पे से तो हमें आने जाने का अधिकार है। और प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री हो गई थी, मतलब जब ये कै गे के खिलाफ वाद लाया तो गे के पक्ष में जजमेंट हो गया था। कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो प्लॉट है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पर आने जाने का लोक अधिकार है, मार्ग का आने जाने का लोक अधिकार प्राप्त है। तो ये जजमेंट लोक अधिकार से संबंधित है, किसी
पब्लिक नेचर की प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो ये जो गे के पक्ष में जजमेंट आया था, ख इसको यूज कर सकता है और इस मामले में पेश कर सकता है कि क ने पहले भी गे पर केस किया था और गे जीता था कि ये लोक अधिकार, लोक इस पर मार्ग का लोक अधिकार प्राप्त है, तो अब वाले जजमेंट में भी वो इसको रिलेवेंसी के रूप में रख सकता है। पर इस बात का निश्चय सबूत नहीं माना जाएगा कि वह मार्गाधिकार अस्तित्व में है, तो केवल आप रिलेवेंसी के रूप में रख सकते हो, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेंगे। कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा जजमेंट होता है, कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा जजमेंट होता है जिसको देखते ही कोर्ट अदर जजमेंट की आवश्यकता नहीं समझता और उसको वादी के पक्ष में फाइनल मान लेता है कि ये जिस भी इशू पर वो दिया जाता है कंक्लूसिव प्रूफ, वो फाइनल जजमेंट के रूप में होता है। उसको आप रिबट करने के लिए कोई एविडेंस पेश नहीं कर सकते। जैसे मैंने 112 में बताया था कि एक बच्चा है, वो उसके किसी व्यक्ति और उसकी माता के विवाहित रहते हुए 280 दिन के अंदर जन्मा है, या तलाक हो जाने से के बाद भी 280 दिन के अंदर ही जन्मा अविवाहित रहते हुए, तो ये माना जाएगा कि वो उस व्यक्ति का धर्मज पुत्र है। ये कंक्लूसिव प्रूफ है। जब तक कि दोनों व्यक्ति की आपस में पहुंच नहीं थी, ऐसा आप साबित नहीं कर देते, तब तक इसको कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में कोर्ट देखता है। तो यहां ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, केवल और केवल रिलेवेंट है। जैसे अब इसी मामले में कि अगर इस प्रॉपर्टी का कागज ले आता है और साबित कर देता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो ये जहां गे के पक्ष में पिछली बार जजमेंट आया था, के पास कागज नहीं थे, पेश नहीं कर सका, अब हो सकता है उसके पास कागज आ गए हो या पहले किसी और की प्रॉपर्टी हो और उससे अब कहने पर वो प्लॉट खरीद लिया हो और अब वो प्लॉट की रजिस्ट्री पेश कर देता है कि ये प्लॉट तो मेरा है, सरकार का है ही नहीं, तो अब कै के पक्ष में जजमेंट आ सकता है। ख केवल इस जजमेंट को रिलेवेंट के रूप में यूज कर सकता है, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। बात समझ में आई कि अगर किसी जजमेंट में पब्लिक नेचर का कोई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जैसे कोई खेल के मैदान का विवाद है, अब सर कोई जजमेंट में ये डिसाइड कर दिया कि ये खेल का मैदान प्राइवेट मैदान है, या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट मैदान का मामला है, तो दो पक्षकारों के बीच विवाद था, एक के पक्ष में डिसाइड हो गया। पर अगर उसी मैदान को सरकारी मैदान घोषित कर दिया, तो बाद में जब उस मैदान से संबंधित जब भी विवाद होंगे, तो आप कह सकते हो कि ये इस पर पब्लिक नेचर का जजमेंट हो चुका है, इसको मैदान को सरकारी मैदान घोषित किया, सबके खेलने के लिए है और ये व्यक्ति इस पर अपना कब्जा दर्शा रहा है, ये कह रहा है कि ये मेरा मैदान है, तो आप उस केस में वो जजमेंट पेश कर सकते हो जिसमें कोई भी लोक प्रकृति की बात के लिए कहा गया। लोक प्रकृति में कई तरह की चीज आ सकती है, केवल प्रॉपर्टी का इशू नहीं है। जैसे एक प्रॉपर रूट से जुलूस गुजरता था, एक एरिया टच करता हूं हिंदू मुस्लिम वाला, आमतौर पे मुझे शिक्षक के रूप में टच नहीं करना होता, फिर भी एक उदाहरण के लिए समझाता हूं कि एक रूट से गणेश चतुर्थी आज दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, तो गणेश चतुर्थी का कोई जुलूस निकलता था, सालों से निकल रहा है, 20 साल पहले एक विवाद हुआ था और तब एक प्रथा के रूप में सामने वाली पार्टी ने कहा कि भैया यहां से लगातार पिछले 100 सालों से गुजर रहा है और हमें इस रोड पे से हमारी प्रथा है कि जुलूस को ले जाते हैं, वहां गणेश जी का विसर्जन करके आते हैं, हम अनंत चतुर्दशी पे होता है, तो हमें अधिकार है इस रूट से ले जाने का। और वो जजमेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये प्रथा के रूप में इसी रोड से गुजरेगा और इनको अधिकार है कि ये अपने अनंत चतुर्दशी का जुलूस इसी रूट से ले जाएंगे। अगले साल अनंत चतुर्दशी के साथ ही मुहर्रम पड़ गई, सेम डे पड़ गई, और मुहर्रम वाले लोगों का भी जो वो ताजिया निकलते हैं उन लोगों का भी सेम ही रूट था जो गणेश चतुर्थी का। अब दोनों पक्षकार, सरकार ने कोई ऑर्डर निकाला कि मुहर्रम वाले परिवर्तित रूट से ले जाएं,
या गणेश चतुर्थी वालों को बोला कि आप परिवर्तित रूट से ले जाओ, क्योंकि एक रूट पे दो अलग अलग कम्युनिटी के जुलूस एक साथ निकालना संभव नहीं है, विवाद हो सकता है, सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, दंगे हो सकते हैं। अब गणेश चतुर्थी वाले जो मंडल था गणेश जी का, नवयुवक मंडल, वो कोर्ट में गया। उन्होंने मुहर्रम वाले ग्रुप के खिलाफ केस लाए कि हमें इस रोड पे से जुलूस निकालने का हमारा कस्टम रहा है, हमें मार्ग अधिकार प्राप्त है कि इसी रोड से हम जुलूस निकालेंगे। वहां गणेश चतुर्थी वाले पूर्व वाला जजमेंट जब उनको रोका गया था निकालने से, और उन्होंने कस्टम के रूप में 100 साल से उसी रूट से निकालना बताया और जो तालाब में विसर्जन करने का अधिकार बताया, उस जजमेंट को अब वाले मामले में पेश कर सकते हैं कि भाई हमें, हमारे पक्ष में कोर्ट ने पहले भी जजमेंट दिया है कि हम निकालेंगे। और मुस्लिम पक्ष भी अगर उनके पक्ष में कोई जजमेंट आया वो भी पेश कर सकता है कि हमें भी इसी रूट से निकालने का अधिकार है। अब वहां कोर्ट अपने स्वविवेक से निर्णय लेगा कि ताजिए सुबह निकाल दो और गणेश चतुर्थी का शाम को जुलूस निकाल दो, या गणेश चतुर्थी का सुबह निकाल दो, ताजिए के लिए शाम का समय फिक्स कर दो। वो कोर्ट का अपना फैसला है कि 3-4 घंटे के गैप में दोनों जुलूस निकलवाए, बीच में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहे, लिमिटेड लोगों के साथ जुलूस निकले, ऐसा अपना जजमेंट कोर्ट दे सकता है। पर आप अपना पूर्ण निर्णय पेश कर सकते हो, कोर्ट ने हमारे पक्ष में इस प्रकार का जजमेंट दिया हो। धारा 43 100% क्वेश्चन, अभी भी मैंने जब बताया था, मैंने इंपोर्टेंट बताया था, और आरजीएस मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज यहां से आया था। आरजीएस मेंस में भी 3 नंबर का क्वेश्चन जो आपको 1 तारीख को पेपर हुआ उसमें आया था। आपको बताता हूं कौन सा जजमेंट आया था। ये इलस्ट्रेशन आया था, इसमें गाय की जगह कार था बस, बाकी सेम के सेम इलस्ट्रेशन आया था और आपसे रिलेवेंसी पूछी थी। 3 नंबर का क्वेश्चन था, सेक्शन 43 को रेफर करते हुए आंसर लिखना था। मैंने इसका मॉडर्न आंसर लिखकर भी बता रखा था, मैंने 5 मॉडर्न आंसर की क्लास ली थी, वो लिखकर सेम इसी से क्वेश्चन अराइज करते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया था। अब धारा 43 स्पष्ट बता रही है कि भैया धारा 40, 41, 42 में जो जजमेंट रिलेवेंट है वो बता दिए, उसके अलावा कोई भी जजमेंट रिलेवेंट नहीं है, सारे जजमेंट इरिलेवेंट है। केवल 40, 41, 42 के ही निर्णय रिलेवेंट है, बाकी सारे जजमेंट सुसंगत नहीं है, विसंगत हैं। पढ़ते हैं। कि धारा 40, 41, 42 में वर्णित से भिन्न प्रत्येक निर्णय, आदेश और डिक्री विसंगत है। क्या कह रहा है? सॉरी, धारा 40, 41, 42 के जो जजमेंट है उनसे भिन्न कोई भी जजमेंट है वो क्या है? विसंगत है। विसंगत, इरिलेवेंट। जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व ही विवादक ना हो, जब तक ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश का अस्तित्व ही विवादित ना हो कि क्या ऐसा जजमेंट दिया गया था, नहीं दिया था, ऐसा जजमेंट अस्तित्व रखता है या नहीं रखता है, क्या कोर्ट ऐसा कंपिटेंट था जजमेंट देने के लिए, क्या आवश्यक पक्षकार के असंयोजन में ऐसी डिक्री पारित की गई है जिसके कारण ये शून्य है, क्या अव्यस्क ऐसा पार्टी था और उस अव्यस्क के होते हुए वाद चला है, वहां कोई नेक्स्ट फ्रेंड जिसको वाद मित्र या वादा संरक्षक कहते हैं वो नहीं थे, उनके बिना ही अव्यस्क को पार्टी के रूप में जजमेंट दिया। ऐसा कोई भी मामला जो जजमेंट को ही क्या कर देता है, जजमेंट के अस्तित्व को ही विवादित कर देता है, तो उसके अलावा प्रत्येक जजमेंट रिलेवेंट हो जाता है। तो 40, 41, 42 में जो निर्णय, आदेश और डिक्री बताए गए उनसे भिन्न कोई भी जजमेंट इरिलेवेंट है जब तक कि ऐसे जजमेंट का अस्तित्व ही विवादक ना हो कि क्या ऐसा जजमेंट अस्तित्व रखता है या नहीं, या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत वह सुसंगत ना हो, या इसी मामले में कोई अन्य, इसी एविडेंस एक्ट के कोई अन्य प्रोविजन में उसको रिलेवेंट घोषित नहीं कर दिया। दृष्टांत पढ़ते हैं, क, ख, ग, ग, सारे तो नहीं पढ़ेंगे पर 2 दृष्टांत जो ज्यादा पूछे जाते हैं, ख और ग, दोनों को पढ़ते हैं। क अपनी पत्नी ग के साथ जार कर्म के लिए ख के विरुद्ध अभियोजन लाता है। क क्या है? एक मेल है, इसकी पत्नी है
ग, ये कौन है? वाइफ है किसकी? क की। दोनों प्लस के बंधन में जुड़े हुए हैं। और ख नामक व्यक्ति पर एडल्ट्री के लिए वाद लाता है। कौन लाता है? क। क ने मेरी पत्नी के साथ जार क्रम का अपराध किया, एडल्ट्री करी। ठीक है। ख इस बात से मना करता है कि ग क की पत्नी है। ख क्या कहता है कि ये ग है ना, ये क की पत्नी ही नहीं है। परंतु न्यायालय जजमेंट क्या देता है कि ख ने जार कर्म के लिए दोष सिद्ध किया। जार कर्म का अपराध आप 497 में पढ़ोगे, जिसको जोसेफ साइन वर्सेज भारत संघ के वाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया 497 आईपीसी को। फिर भी हमें पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो आप पत्नी के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, पर उस व्यक्ति के खिलाफ एडल्ट्री का सूट लेकर आ सकते हो। 497 आईपीसी में एडल्ट्री को अपराध घोषित किया है। तो एक व्यक्ति की पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के, मतलब ग नामक जो एक व्यक्ति की पत्नी ग थी, वो ख नामक व्यक्ति के साथ एडल्ट्री की कंडीशन में थी, तो ख के खिलाफ सूट लेके आया। ख कहता है कि ये तो ग तो ख की पत्नी है ही नहीं, और पत्नी नहीं है तो एडल्ट्री का मामला ही नहीं बनता। पर कोर्ट क्या करता है? ख को एडल्ट्री के लिए दोष सिद्ध कर देता है। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? क ने ख के साथ ही शादी कर ली। सॉरी, तत्पश्चात क्या हुआ? क के जीवन काल में ख के साथ विवाह करने के लिए दी विवाह के लिए ग को अभियोजित किया जाता है। ख और ग ने शादी कर ली आपस में, पहले एडल्ट्री में चल रहे थे, दोनों का ने अपनी शादी कर ली। अब ये तो पत्नी थी, वाइफ थी, तो इस पर क वाद लाया कि इसने दी विवाह किया है। क्या किया है? दी विवाह। दी विवाह को 494 आईपीसी में अपराध घोषित किया है। तो ग कहती है, इस वाद में ग क्या कहती है कि मैं तो कभी क की पत्नी थी ही नहीं, क की कभी पत्नी थी ही नहीं। अब ये मामला कि यहां क की पत्नी माना था, यहां क की पत्नी माना था, तभी तो ख को जार क्रम के लिए दोष सिद्ध किया था। तो अगर ये जजमेंट लेकर आए पूर्व वाला कि यहां ख को दोष सिद्ध किया था और ग को मेरी पत्नी मानकर ही दोष सिद्ध किया था, तो ये जजमेंट इरिलेवेंट हो जाता है। क्यों इरिलेवेंट है? ख के विरुद्ध दिया गया पूर्व निर्णय ग के मामले में विसंगत है। क्यों विसंगत है? क्योंकि न तो ये 40 के कैटेगरी में आता है। 40 क्या कहता है कि कहीं विधि में, कहीं भी कानून में लिखा है कि एक मामले का जजमेंट नया मामले को ग्रहण करने से या उसका ट्रायल करने से मना करता है, निवारित करता है कोर्ट को। ऐसा कहीं अगर कानून में लिखा है तो वो पूर्व निर्णय सुसंगत है, क्योंकि वो नया वाद लाने से या विचारण से मना करता है। 41 की चारों अधिकारिताओं में ये जजमेंट नहीं दिया गया। ठीक है। पूर्व जजमेंट क्या है? क्रिमिनल नेचर का जजमेंट है, विवाह के नेचर का जजमेंट तो है ही नहीं, वो तो एडल्ट्री के मामले में जजमेंट है। तो चारों अधिकारिताओं में जजमेंट नहीं है, इसलिए 41 40 में भी रिलेवेंट नहीं है, 41 में भी रिलेवेंट नहीं है, और 42 में पब्लिक नेचर की तो कोई बात ही नहीं हुई। और अगर कोई जजमेंट 40 41 42 तीनों में रिलेवेंट नहीं है, तो धारा 43 कहती है कि वो क्या होगा? इरिलेवेंट होगा। बात क्लियर हुई? एक और देखो, ग वाला क्या करता है? ख का अभियोजन क इसलिए करता है कि उसने क की गाय चुराई। ख के खिलाफ केस लेके आता है। कौन लेके आता है केस? क केस लाया। किस बात का केस लाया? कि ख नामक व्यक्ति ने मेरी गाय चुरा ली। क वाद लेके आया, और गाय चोरी के लिए ख को न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया, पनिश कर दिया। अब क उसी गाय के लिए जो ख ने उससे चुराई थी, तो ख ने चुराने के बाद उस गाय को बेच दिया था ग को। तो ख ने गाय चुराई क के पास से और ग को उसको बेच दिया। अब क क्या करता है? ख को तो दोष सिद्ध करा दिया चोरी के लिए, अब ग के खिलाफ वाद लाता है कि मुझे गाय दिलवाई जाए, ग पर वाद लाता है। तो ख के मामले में जो जजमेंट दिया गया था वो क और ग के बीच में इरिलेवेंट होता है, क्योंकि ना तो वो 40 के नेचर में आता है, ना 41 में आता है, ना 42 में। लिख लो, 40 41 42 की तीनों की कैटेगरी में कोई जजमेंट नहीं आता तो हमेशा इरिलेवेंट होगा। और ये जो ख और ग दृष्टांते कम से कम 50 बार पूछे जा चुके हैं, अभी मेंस में 3 नंबर में पूछा। ठीक है।
बाकी ये 2-3 दृष्टांत आप पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं है इनमें। धारा 44 और देखते हैं। धारा 44 कहते हैं कि निर्णय अभिप्राप्त करने में आपने कोई कपट किया था, कोई दुसंधि की थी। दुसंधि क्या होती है कि दो पक्षकार पहले से ही आपस में बात कर कर और इसलिए वाद लाते हैं कि किसी मामले को डिसाइड कर सके। जैसे कोई प्लॉट है, उस प्लॉट पर कोई थर्ड व्यक्ति का ही कब्जा है, मतलब थर्ड व्यक्ति उस प्लॉट का मालिक है, और मैं और आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि यार मैं जाली कागज बनवा लेता हूं इस प्लॉट के, और तू मेरे पे केस लेके आ, या मैं तेरे पे केस लाता हूं कि इसने मेरे प्लॉट पे कब्जा कर रखा है, और कोर्ट कहेगा कि भाई ये प्लॉट तुम्हारा केस है, तो मैं कागज दिखा दूंगा, कोर्ट मेरे पक्ष में जजमेंट दे देगा कि इस प्लॉट के प्लॉट ये डिलीवर लो के नाम से और ये इनके हकदार हैं, तो इसके आधार पर मेरे पक्ष में जजमेंट आ जाएगा, और उस जजमेंट से मैं उस प्लॉट का मालिक हो जाऊंगा। तो ये क्या किया, हम दोनों ने दुसंधि कर दी, एक दूसरे के खिलाफ केस लेके आ गया, ताकि कोर्ट उस प्लॉट के बारे में हम में से एक पक्षकार के पक्ष में निर्णय दे दे, और जिसका वो प्लॉट है उसको तो पता ही नहीं कि मेरे प्लॉट पे जाली कागज बना के इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है, और ये कोर्ट के द्वारा घोषित भी करवा लिया कि ये प्लॉट हमारा। तो अगर आपने कपट के द्वारा डिग्री प्राप्त करी है, या दुसंधि से डिग्री पारित करी है, या न्यायालय की अक्षमता के बावजूद डिग्री पारित हुई है, तो वो आप कोर्ट में साबित कर सकते हो, चाहे वो किसी 40, 41, 42 के अंतर्गत आती है या नहीं आती है, अन्यथा बात करते हैं। वाद या अन्य कार्रवाई का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकता है कि कोई निर्णय, आदेश या डिग्री जो धारा 40, 41, 42 के अधीन सुसंगत है और प्रतिपक्षी द्वारा साबित भी की जा सकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो न्यायालय ऐसी डिग्री देने में सक्षम नहीं था, या वो डिग्री कपट के द्वारा प्राप्त की गई थी या दुसंधि से प्राप्त की गई थी, तो उसका आप वो रिलेवेंट हो जाती है। आप कपट साबित कर सकते हो, दुसंधि साबित कर सकते हो, न्यायालय की अक्षमता साबित कर सकते हो। ये डिग्री फ्रॉड के द्वारा प्राप्त की थी। दुसंधि को कोलिजन बोला जाता होगा, देखता हूं मैं एक बार पढ़ता हूं। कोल्यूजन ही बोला जाता है। 44 कहता है कोई फ्रॉड, कोल्यूजन में कोई ऑब्टेनिंग जजमेंट है या इनकम्पिटेंट कोर्ट द्वारा पारित किया गया जजमेंट है, वो धारा 40, 41, 42 में एज एविडेंस कोर्ट में रिलेवेंट एविडेंस के रूप में पेश किया गया, साबित कर दिया, तो सामने वाला पक्षकार कोर्ट में ऐसा कोई एविडेंस दे सकेगा जो ये कहता है कि ऐसा जजमेंट फ्रॉड के द्वारा प्राप्त है, या दोनों पार्टी ने कोल्यूजन के द्वारा ऐसा वाद लाया था, या ऐसे कोर्ट ने पारित किया था जो ऐसा जजमेंट देने के लिए कंपिटेंट नहीं था। तो ये धारा 41, 42, 43, 40, 41, 42, 43, 44 को हमने एक साथ पढ़ा। 45 से 51 का एक ही बंच है। आज मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, पर कल से मैं इंग्लिश भी साथ में ही पढ़ाऊंगा। स्लाइड बन रही है और मैं आगे की क्लास से स्लाइड से ही पढ़ाऊंगा। तो अब देखो जजमेंट की रिलेवेंसी पर एक छोटा सा डायग्राम जो मैंने पहले समझाया था आपको समझा दूं। 43 क्या कहता है, जजमेंट इरिलेवेंट है। जजमेंट क्या है, विसंगत है। विसंगत इंग्लिश में बोलो तो इरिलेवेंट। बट कब रिलेवेंट हो जाता है, 40 कहता है रिलेवेंट है। 41 की कंडीशन में आता है तो रिलेवेंट है। 42 की कंडीशन में आता है तो भी रिलेवेंट है। 40 में पूर्व निर्णय के आधार पर नया वाद संचित करने से निवारित करता है। 41 में प्रोबेट, दिवालिया, विवाह, नाबाधिकरण, 4 अधिकारिताओं में कोई जजमेंट है, रिलेवेंट है। 42 में ऐसे जजमेंट में पब्लिक नेचर की कोई बात कही गई है तो वो रिलेवेंट है। पर ऐसे सारे जजमेंट में अगर कोर्ट से फ्रॉड करके प्राप्त किए थे, कोल्यूजन के द्वारा प्राप्त किए थे, या इनकम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पारित किए गए थे, तो वो भी क्या है, इरिलेवेंट हो जाते हैं। आप उसको रिलेवेंट हो जाते हैं। आप उस फ्रॉड को कोर्ट के सामने ला सकते हो कि ये डिग्री फ्रॉड के द्वारा प्राप्त की गई। तो 40, 41, 42 इन तीनों में रिलेवेंट है, और 44 में जो आप फ्रॉड वगैरह कोल्यूजन वो साबित करते हो वो भी
रिलेवेंट है आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हो। आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर बाकी आपको कल से कंटिन्यू आपको क्लास है शाम को 8 बजे एविडेंस की मिल जाएगी। और 1-2 दिन में जो आपका एक्साइज एक्ट मैंने रोक रखा था, मैं 1-2 दिन में एक्साइज एक्ट भी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। और सारा अब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊंगा। सीआरपीसी की क्लासें भी शाम को 6 बजे से आज से स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर कल से मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको साथ में क्लियर कर देता हूं कि मैं आज शाम तक टेस्ट सीरीज के लिए शेड्यूल जारी कर दूंगा और टेस्ट सीरीज में 10 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।